स्टूडेंट फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग क्या है कि जब कोई कंपनी या कंपनी का जो ओनर है वो क्या करता है, लोन लेकर के डेप्ट लेकर के अपने बिजनेस को रन करता है, उसको इस्टेब्लिश करे या फिर उसको एक्सपेंड करे। ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का मीनिंग क्या है कि जब डेप्ट को इन्वॉल्व करके आपने अपने कैपिटल में आप अपने बिजनेस को चलाते हो, उससे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल, कि कंपनी में जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसमें डेप्ट का कितना पार्ट है, वो क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज। विद डेप्ट फंड कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीज। अगर आपने कंपनी में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें डेप्ट को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को भी इंक्लूड किया है, तो इससे क्या होगी, आपकी कंपनी के फंड जो है बढ़ेंगे, ठीक है, और अब जो इनकम है, अर्निंग है शेयर होल्डर्स की, वो भी इंक्रीज होगी। बिकॉज डेप्ट फंड इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि डेप्ट फंड क्या है, चीपर सोर्स है फाइनेंस का, पर ये क्या है, रिस्की है। ठीक है। ज़्यादा अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट फंड को इंक्लूड कर लोगे, ज़्यादा लोन लेकर के आप बिजनेस करोगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस सक्सेसफुली ना चल पाए। तो जो बैंक है या क्रेडिटर्स हैं, आपकी एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं अगर आपने लोन रिपे ना किए। मोर डेप्ट will result in increase in earnings only when rate of earning of the company or return on investment should be more than the rate of interest on debt। कि ये जो लॉजिक है कि ज़्यादा लोन लेकर के आप बिजनेस करोगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, ये तभी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी कंपनी की जो इनकम है वो ज़्यादा है, या फिर क्या कह सकते हैं, ये देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, जो आपने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट कितना परसेंटेज में आप पे कर रहे हो, 10%, 12%, 8%, ठीक है। अगर इस 8, 10, 12% से ज़्यादा परसेंटेज आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अगर आप 100 रुपये आप इन्वेस्ट करके आप 120 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, 200 रुपये कमा रहे हो, अगर ये परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, इससे ज़्यादा है, तभी आपके ये लॉजिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ये पॉसिबल हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो ज़्यादा है, किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा और शेयर होल्डर्स को लॉस होगा। तब ये फाइनेंशियल लिवरेज वाला कंसेप्ट जो है, ये एक तरह से बेनिफिशियल नहीं रहता कंपनी के लिए। टू प्रूव दैट ऑनर्स ऑफ कंपनीज गेन और अर्निंग पर शेयर इज मोर व्हेन डेप्ट इज इन्वॉल्व इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि लोन लेकर के डेब्ट को इंक्लूड करके, ठीक है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट को इंक्लूड करके जो कंपनी है वो गेन करती है, या अर्निंग पर शेयर, ठीक है, जो शेयर होल्डर के अर्निंग पर शेयर हैं, एक शेयर पर कितना पैसा कमा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ, वी विल टेक फॉलोइंग एग्जांपल इन विच कंपनी इज यूजिंग ऑल इक्विटी इन वन सिचुएशन। हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एक एग्जांपल में क्या होगा, कंपनी ने सिर्फ इक्विटी कैपिटल को इंक्लूड किया है कैपिटल स्ट्रक्चर में, और बाकी दोनों में क्या किया है उसने, डेप्ट को इंक्लूड किया है, ठीक है, सेकंड और थर्ड में। देखो जैसे फर्स्ट सिचुएशन देखो, सिचुएशन वन में क्या है, टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख, ठीक है। इक्विटी कैपिटल यानी कि ऑनर्स फंड, इक्विटी कैपिटल कौन सा है, ऑनर्स फंड, वो कितना है, 50 लाख। डेप्ट लोन कितना लिया है इसने, वो बिल्कुल ही जीरो है, और टैक्स कितना है, 30%। अब आपको क्या करना है, कौन सी वैल्यू को आपको यूज करना है यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ईबिट अमाउंट, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो पैसा जो कि आप टैक्स पे करने से पहले और इंटरेस्ट पे करने से पहले, इंटरेस्ट कौन सा, जो आपने लोन लिया हुआ है, वो पैसा जो आपने इंटरेस्ट पे करने से पहले और टैक्स पे करने से पहले आपको मिलता है, वो क्या है, ईबिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर कितना, फर्स्ट सिचुएशन में 7 लाख रुपीज। फिर सेकंड सिचुएशन देखो आप, सेकंड में क्या है, 50 लाख रुपीज टोटल कैपिटल है कंपनी का, ठीक है, उसमें इक्विटी का कितना है, ऑनर्स फंड कितना है, 40 लाख, लोन कितना लिया, डेप्ट कितना है उसमें, 10 लाख, टैक्स कितना है, 30%, इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है, जिस पर आपने लोन लिया हुआ है, कितना लोन लिया आपने, 10%, ठीक है। यहाँ पर भी इवेट अमाउंट क्या है, 7 लाख। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप पता करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे, ईबिट अमाउंट को डिवाइड कर दोगे टोटल इन्वेस्टमेंट टू 100, ठीक है।
फिर उसके बाद स्टूडेंट ईपीएस का फॉर्मूला ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मीन्स कि टैक्स का पैसा पे करने के बाद, इंटरेस्ट का पैसा पे करने के बाद जो पैसा बच गया आपके पास, उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। नंबर ऑफ शेयर्स के साथ याद रखना, इसको आगे हम देखेंगे। थर्ड सिचुएशन देखो, 50 लाख रुपए क्या थे, टोटल कैपिटल था, और 30 लाख क्या है, उसमें से इक्विटी कैपिटल है, और 20 लाख डेप्ट है। टैक्स 30%, इंटरेस्ट जो लोन पर है 10%, ईबिट अमाउंट 7 लाख। अब इनको हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो सिचुएशन 1 में, 2 में, 3 में ईबिट सेम है, ठीक है। इसी अमाउंट को यूटिलाइज करना है, ईबिट अमाउंट को। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो ना कि क्या डेब्ट को इंक्लूड करके एक शेयर होल्डर ज़्यादा पैसे कमाएगा, तो आपको ये ईबिट अमाउंट को ही यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट सिचुएशन में उसने लोन लिया था, तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर वो 0 रुपीज़ पे कर रहा है एज इंटरेस्ट अमाउंट। सेकंड में उसने देखो क्या किया है, उसमें 10 लाख का लोन लिया है, उस पर 10% इंटरेस्ट है, ठीक है। 10 लाख का लोन लिया है उसने, 10% उस पर इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। यहाँ पर उसको 1 लाख रुपीज़ एज इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। थर्ड सिचुएशन में देखो, किसने लोन कितना लिया है, थर्ड सिचुएशन में 20 लाख रुपीज, इसका भी 10% इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, 10%, और लोन कितना पे करना है, इंटरेस्ट कितना पे करना है इसको, 2 लाख रुपए। इसको आप डिडक्ट कर दो। डिडक्ट करने के बाद आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स पे करने से पहले जो आपके पास अब वैल्यू आई है वो कितनी है स्टूडेंट। के बाद यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में उसने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया था, तो पूरा 7 लाख यहाँ पर उसका नीचे आ गया ईबीटी अमाउंट, ठीक है। सेकंड में उसने इंटरेस्ट पे किया था 7 लाख, उसमें से 1 लाख उसने डिडक्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर स्टूडेंट उसके पास रह गए हैं 6 लाख रुपए, ठीक है। फिर थर्ड में उसने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का पे किया, कितने रह गए उसके पास, 5 लाख रुपीज, ओके। अब यहाँ पर वो क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा इस ईबीटी अमाउंट पर। जो ये टैक्स की वैल्यू है ना, टैक्स की परसेंटेज है, ये किस पर हमें डिडक्ट करनी है, ईबीटी अमाउंट से। 30%, 7 लाख का 30% कितना हो गया, 2,10,000। 6 लाख का 30% कितना हो गया, 1,80,000। 5 लाख का 30% कितना हो गया, 1,50,000। अब इस टैक्स के अमाउंट को आप डिडक्ट कर दो, आपके पास क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर आप अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हो। वो पैसा ईएटी मीन्स वो पैसा जो कि आपने बैंक का इंटरेस्ट पे करने के बाद वो आपके बचा है आपके पास, या फिर टैक्स पे करने के पास आपके पास रह गया है। अब इस अमाउंट को, जो ये ईएटी अमाउंट है, इसको हम यूज करेंगे ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए। ईपीएस फाइंड आउट करके हम ये पता कर सकते हैं कि क्या डेब्ट को इंक्लूड करने से कंपनी को फायदा हुआ है, शेयर होल्डर को फायदा हुआ है या नहीं। इसका फॉर्मूला देख लो, ईएटी, ये जो ईएटी वाला अमाउंट है इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर के साथ, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो टोटल कैपिटल कितना है कंपनी का, 50 लाख है, ठीक है। टोटल कैपिटल 50 लाख है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है यहाँ पर। इसको आप डिवाइड कर दो, 50 लाख को डिवाइड कर दो आप 10 से, कितने आ गए आपके पास, 5 लाख शेयर आ गए टोटल। अब नंबर ऑफ शेयर में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 5 लाख रुपीज, ठीक है। फिर सेकंड सेक्शन में देखो, यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर कम कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी का टोटल है, इक्विटी का अमाउंट है वो कितना है, 40 लाख है। तो जो ऑनर्स का अमाउंट होगा, तो उसको जब आप डिवाइड करोगे हर एक शेयर की वैल्यू से, तो जितने शेयर यहाँ पर बचेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 40 लाख था उसका, 40 लाख का यानी कि 10 रुपये एक शेयर हो गए, तो कितने शेयर हो गए, 4 लाख शेयर हो गए, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में आप इसको 4 लाख से डिवाइड करोगे, थर्ड में उसका सिर्फ 30 लाख था, तो यहाँ पर 3 लाख हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको डिवाइड करने के बाद ना आपके पास ये अमाउंट यहाँ पर आ रहा होगा 0.98, 1.05, 1.16, ठीक है। If we compare the above table, we can see that situation 3 equity shareholder get maximum return followed by situation 2 and least earning in situation 1। देखो सबसे ज्यादा ईपीएस किसका है, थर्ड पर्सन का, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में जो पर्सन है शेयर होल्डर है उसका है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन जो है उसने लिया था, 20 लाख का लोन उसने लिया, 20 लाख डेब्ट उसने इंक्लूड किया। अब इससे क्या है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट मोर डेब्ट ब्रिंग मोर इनकम फॉर ऑनर्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इससे में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा डेब्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या है, ज़्यादा इनकम होगी किसको,
कंपनी को और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है स्टूडेंट, वो क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रूली ट्रू ओनली टिल अर्निंग रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल, यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेप्ट। ये जो सिचुएशन है ना कि ज़्यादा डेप्ट को इन्वॉल्व करने से हमेशा फ़ायदा ही होगा, ये तब तक ही पॉसिबल है स्टूडेंट जब तक आपकी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट करके उसको जो पैसा मिल रहा है, रिटर्न मिल रही है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेप्ट, ठीक है। एज यू कैन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, जो ईबिट अमाउंट सबसे पहले आपके पास था ना 7 लाख, उसको आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ कैपिटल, ठीक है। जितना भी आपका टोटल कैपिटल है उससे आप डिवाइड कर दो इंटू 100, इससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 14%। पर यहाँ पर अगर कोई पर्सन लोन ले रहा था तो उस पर इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%, ठीक है। क्या था वो, 10% था। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट देन इक्विटी शेयर होल्डर लूज। अगर यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% होती और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% होता तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस होता, ठीक है। डेप्ट को इंक्लूड करने से, लोन को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को इंक्लूड करने से, ज़्यादा लोन लेने से उसे नुकसान होता। अगर यहाँ पर जो लोन लेकर के इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ रहा था उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, किससे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। पर इस एग्जाम्पल में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसीलिए वो थर्ड पर्सन को ज़्यादा फायदा हो रहा था, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, देखो यहाँ पर जो आप देख सकते हो सिचुएशन एक और दी गई है। यहाँ पर ईबिट अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में किया, ईबिट अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए है। सेकंड में उसने डेप्ट को इंक्लूड कर लिया, फर्स्ट में उसने डेप्ट को इंक्लूड नहीं किया था, थर्ड में भी उसने डेप्ट को इंक्लूड किया है। और यहाँ पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, देखो ईबिट अमाउंट सेम है, यहाँ पर फर्स्ट में उसने लोन लिया था, नहीं लिया था, यहाँ पर उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना। सेकंड में उसने लोन लिया 10 लाख रुपए का, 10% इंटरेस्ट है, और यहाँ पर सीधा आप देख सकते हो उसने 1 लाख रुपए उसमें डिडक्ट कर दिए, कितने रह गए, 2 लाख रुपए। तीसरे में उसने 20 लाख का लोन लिया था, फिर उसने 10% इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पर 2 लाख माइनस करके उसके बाद कितना बचा, ईबीटी अमाउंट 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आप उसको इंटरेस्ट भी टैक्स भी पे करना है इंटरेस्ट के बाद, ठीक है। फर्स्ट में वो 30% पे करेगा, 90,000 पे किया, कितना बच गया, 2,10,000। सेकंड में 30% पे कर रहा है, कितने में से, 2 लाख रुपए में से, तो कितना उसके पास रह गया ईएटी अमाउंट टैक्स पे करने के बाद, 1,40,000। थर्ड में स्टूडेंट 30% टैक्स पे कर रहा है, कितना रह गया उसके पास ईएटी अमाउंट, 70,000, ठीक है। और यहाँ पर ईपीएस अगर आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस पर्सन ने ज़्यादा लोन लिया है स्टूडेंट, ठीक है, जिस पर्सन ने ज़्यादा डेप्ट को इन्वॉल्व किया है वो सबसे कम अपना जो है अर्निंग कर पा रहा है पर शेयर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितनी है, 6%। पर जो इंटरेस्ट रेट है लोन का वो कितना है, 10% है। सीधा सीधा आप यहीं पर पता कर पा रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पर कंपनी को डेब्ट को इंक्लूड करके कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ओके। अब ऊपर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 10% था, ठीक है, तीनों सिचुएशंस में। पर जो कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो कितनी थी, 14% थी, ठीक है, 14%। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, वो डेब्ट को इंक्लूड कर रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए वो परसेंटेज, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो लोन पर इंटरेस्ट पे करना है ना, ब्याज पे करना है, उससे उस परसेंटेज से हमेशा ज़्यादा परसेंटेज किसकी होनी चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यूरिंग बूम पीरियड वी मस्ट हैव मोर डेब्ट एंड लेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट, हमेशा हमें डेब्ट को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, और इक्विटी शेयर को, इक्विटी कैपिटल को कम इंक्लूड करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर मार्केट में क्या है, डिप्रेशन है, यानी कि लोगों ने जो स्पेंडिंग करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा नौकरियाँ जा रही हैं, लोगों के पास इनकम के सोर्सेस नहीं है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए स्टूडेंट, इक्विटी को इंक्लूड करना चाहिए, डेब्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।